Good morning, students. Now we start our today's class in the subject of political science. Today we are start our new chapter, and especially in the book of contemporary world politics, and the chapter name is South Asia, contemporary South Asia. In this chapter, we look about what the mean of South Asia and which countries are including there, and which types of politics and political system are there present. तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार की राजनीति, कौन से देश यहाँ पे हैं और कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, डिक्टेटरशिप है कि लोकतंत्र है या मोनार्ची है, और विश्व राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले साउथ एशिया, अभी तक तो हमने शीत युद्ध के बारे में जाना, फिर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में जाना कि कौन कौन से विश्व में शीत युद्ध के बाद ग्रुप बने और कौन कौन से ग्रुपों ने लीड किया। हमने यूरोपियन यूनियन को देखा, चाइना का उदय देखा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पीछे के अध्यायों में पढ़ा है, पीछे के लेसन्स में पढ़ा है। और अब हम अपने रीजन के बारे में, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड मैप में आप देखिए तो अभी तक हम विश्व के अलग अलग रीजन्स के बारे में, अलग अलग क्षेत्र के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, उनकी राजनीति का अध्ययन कर रहे थे। अब हम अपने लोकल रीजन के बारे में अध्ययन करेंगे, साउथ एशिया के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में। तो देखिए, साउथ स्पेशली अगर आप समझिए तो साउथ एशिया किस जगह कहेंगे। आप वर्ल्ड मैप खोल करके रखिए और एशिया को आप एशियन कॉन्टिनेंट को देखिए, तो उसके साउथ में आप देखेंगे तो जो इंडियन पार्ट है, जो भारतीय महाद्वीप है, ये पूरा साउथ एशिया में आएगा। कुल 7 देश यहाँ पे साउथ एशिया में काउंट किए जाते हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब देखिए, सारे देश जो हैं ये सब के सब भारतीय उपमहाद्वीप एक समय में भारत देश में ही थे, और धीरे धीरे जब वो भारत से कटने लगे तो भारतीय उपमहाद्वीप के ही देश माने गए। यानी कि जितना भी भारतीय भूखंड है वो साउथ एशिया में ही काउंट होता है। चाइना को इस साउथ एशिया में काउंट नहीं किया जाता है, साउथ एशिया का देश नहीं माना जाता। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो यानी भारतीय भूखंड में जितने देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में जितने देश हैं, वो सब साउथ एशिया काउंट होंगे। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश साउथ एशिया में काउंट होंगे। अब राजनीतिक तौर पे अगर बात की जाए कि यहाँ पे किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, और चूँकि देखिए उसके पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर ले कि बहुत ज़बरदस्त सांस्कृतिक विविधता भी है यहाँ पे, हमारे यहाँ पूरे साउथ एशिया में। इस रीजन के उत्तर में देखें तो विशाल हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, और काफ़ी भौगोलिक विषमता, सांस्कृतिक विविधता, यानी कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंडस्केप डाइवर्सिटी, तमाम प्रकार की विविधता होते हुए बहुत कई सारे धर्मों का यहाँ पे समायोजन है यहाँ की जनता के बीच में, और राजनैतिक विविधता भी है। और अगर देखा जाए तो काफ़ी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट भी इनके बीच होता रहा है, और मैत्रीपूर्ण संबंध भी रहे हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो चाइना के अगर आज के कंटेंट में देखा जाए तो चाइना के हस्तक्षेप से भारत से करीब करीब सारे इनके पड़ोसियों का संबंध जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ माना जाता है। जैसे कि नेपाल से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से तो हमारा शुरू से ही बैर रहा है, बांग्लादेश से। तो इन जगहों पे अगर देखिए तो थोड़ी बहुत हमारी जो एक पड़ोसी के नाते जो हमारा व्यवहार है वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। और हालांकि ये हमेशा नहीं रहा है, कहते हैं कि संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, कहीं बन जाते हैं। और भारत का हमेशा से प्रयास रहा है कि पड़ोसियों से संबंध बना करके रखे। और चूँकि चाइना के कुछ ऐसे विदेशी उनका विदेश का नीति है, विदेश नीति है जो कि बहुत ज़्यादा दूसरे देशों में इंटरफेयर करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, तो इन चीज़ों पे भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। नेपाल और श्रीलंका को उन्होंने बहुत सारे कर्जे दिए, जिसकी वजह से वहाँ पे वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से भारत से नेपाल और श्रीलंका थोड़ा सा कुछ मुद्दों पे विवाद बढ़ा दिए हैं नेपाल और श्रीलंका ने। हालांकि वो मुद्दे सॉल्व कर लिए जाएंगे। तो ये एक दक्षिण एशिया की करंट राजनीति जो चल रही है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि दक्षिण एशिया में अभी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे चल रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग अपने बुक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं।
पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे है। तो देखिए, ब्रिटेन से आज़ादी के बाद भारत और श्रीलंका दोनों ने ही डेमोक्रेसी को अपनाया और एक सफल डेमोक्रेटिक कंट्री बन करके इन्होंने आज तक लोकतंत्र का विकास किया और सफल डेमोक्रेटिक कंट्री बन करके दिखाया। और लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आगे देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों जगहों पे लोकतंत्र का विकास उतना सफल नहीं रहा। आज़ादी के बाद से ही ये सैनिक शासन यहाँ पे हुआ। हालांकि पाकिस्तान से तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ 70 के दशक में, लेकिन भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे और आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद वहाँ पे मिलिट्री रूल हो गया। बांग्लादेश में भी यही स्थिति हुई। जब आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, उसके बाद जब वो लोकतांत्रिक सरकार बनी वहाँ पे, तो उसके कुछ ही समय बाद वहाँ के जनरल द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। अब देखिए, लगातार आपकी बुक में दिया हुआ है कि शीत युद्ध के बाद के सालों में पाकिस्तान में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी, एक बेनज़ीर भुट्टो की और दूसरी नवाज़ शरीफ की। और नवाज़ शरीफ की सरकार को 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका गया और उसके जगह पे मिलिट्री रूल लॉन्च कर दिया गया। और उसके बाद नेपाल की बात करें हम लोग, तो 2006 तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था। राजा एक संवैधानिक लोकतंत्र, राजशाही संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र नहीं, संवैधानिक राजतंत्र या राजशाही को लेकर के चलते थे। और 2006 में सफल जन विद्रोह हुआ और उस जन विद्रोह के बाद वहाँ पे एक तरीके से लोकतंत्र का बीज हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई। अब देखिए, बुक में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, चूँकि एनसीईआरटी है और बहुत सारी चीज़ों को 12th तक के स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ों को क्लेरिफाई नहीं करता है। जो जानने लायक रहती है उतनी चीज़ों को एनसीईआरटी बताता है। हालांकि नेपाल के अंदर जो 2006 में विद्रोह हुआ था, वो एक विद्रोह था या षड्यंत्र था, ये भी कहा जाता है, क्योंकि राजतंत्र में उस समय राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह थे और उनके पूरे ज्ञानेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह और उन्हीं के भाई ने अपने पूरे परिवार को ही AK-47 से ख़त्म कर दिया। जन विद्रोह तो नहीं था, ये एक प्रकार का षड्यंत्र था। राजा के परिवार को, पत्नी को, सबको मार दिया गया। उसके बाद अचानक से नेपाल में साम्यवादी विचारधाराएं पनपती हैं और प्रचंड कमल दहल करके एक नेता हैं अभी, वो उनके नेतृत्व में वहाँ पे साम्यवादी आंदोलन चलते हैं, साम्यवादी पार्टी बनाई जाती है और राजा का विरोध किया जाता है। फिर एक राजा को वहाँ पे जो शासक थे, मतलब राजा के मरने के बाद जो शासक बने, राजा बने, उनको वो मजबूरी में आकर के फिर इस चीज़ को एग्री करते हैं कि ठीक है, हम संवैधानिक राजतंत्र को ख़त्म करेंगे। उसके बाद भी बहुत समय तक नेपाल अपना संविधान नहीं बना पाता है। आज तक देखिए तो आज भी जो वहाँ के ओली करके प्रधानमंत्री हैं, वो भी चीन के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। और अभी समाचार में आता रहता है कि उनकी भी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि उनकी पार्टी में ही 2 मत हो गए। भारत से विवाद को लेकर के उनकी पार्टी के अंदर ही 2 मत हो गए हैं। तो ये एक नेपाल का राजनीतिक, चूँकि हम दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण एशिया के देशों में जो टेक्स्ट में लिखा है वो तो जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ वर्तमान में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वर्तमान की चीज़ों को जब आप अपने आंसर में ऐड करोगे तो आपके नंबर्स इसमें बढ़ करके आएंगे। क्योंकि कंटेंट पॉलिटिकल साइंस हमेशा एक करंट अपडेटेड सब्जेक्ट होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स को इसमें करंट अपडेट्स भी देना पड़ता है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ें चल रही हैं। जो बेसिक्स है वो तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो नेपाल का ये एक स्टोरी था और इस तरीके से हम आज इतने देशों के बारे में जाने। बाकी कल के क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।